हेलो दोस्तों, साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। और आज की क्लास में टारगेट सीरीज में राजस्थान पुलिस की जो टारगेट सीरीज है उसका वीडियो 4th लेकर आया हूं। और इसमें हम मानव शरीर का भाग 2 पढ़ेंगे, यानी मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एवरी क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन का डिस्कशन होगा और उससे संबंधित थ्योरी का भी हम डिस्कशन करते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और साथ में क्वेश्चनों के साथ में एक थ्योरी क्लास भी आपकी हो जाती है। और ये क्लास उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि साइंस समझ में नहीं आ रहा है या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर जिनको लगता है कि साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और उन क्वेश्चन में किस तरीके से हम उनको याद रख पाएंगे या फिर कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइंस ऑन वाईफाई को, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइको जो लाइसिस है वो कहां पर होता है दोस्तों, यानी ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद है। तो सबसे पहले तो आपको यहां क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यह पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। तो नाम से ही देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी क्या है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना। क्या है दोस्तों? ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज का जो अणु है वो टूटता है, तो कैसे टूटता है दोस्तों? तो हमें पता है ग्लूकोज का जो अणु है उसका सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। ग्लूकोज का अणु है उसका सूत्र कुछ इस तरीके से होता है और वो CO2 प्लस जल प्लस कुछ ऊर्जा उसके रूप में टूटता है दोस्तों। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जो ग्लूकोज है वो ऐसे नहीं टूटेगा। ग्लूकोज से यहां पर टूट के क्या बनेगा दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस में? बोले ग्लूकोज से टूट के एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी उसके बाद की आगे की क्रिया है, ये क्रिया श्वसन की क्रिया है ना। ग्लूकोज इस तरीके से फाइनली टूटता है, लेकिन यहां पर बीच में कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लूकोज का जो टूटना है इसमें दो क्रियाएं हैं। एक तो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज कैसे टूटता है तो बोले एक तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है और दूसरे जो क्रिया है वो है क्रेब्स चक्र। क्या है दोस्तों? क्रेब्स चक्र। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं, यानी क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, इनके थ्रू टूट के बाद में ये उत्पाद बनता है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो ये कहां पर क्रिया हो रही है? तो बोले ये कोशिका के अंदर होती है। हम अभी पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके आगे आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है उसके दौरान ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है। तो बोले ग्लूकोज के टूटने से, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज टूटता है तो यहां ग्लूकोज टूटता है तो एक आप कह सकते हैं दो अणु बनते हैं। किसके? वही ग्लूकोज का जो एक अणु है उससे कितने अणु बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु बनते हैं। किसके? ग्लूकोज में बोले 6 कार्बन है तो यहां पर 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है और दोस्तों उस कंपाउंड का नाम है पाइरुविक अम्ल। क्या नाम है? पाइरुविक एसिड। तो दोस्तों ये पाइरुविक एसिड है। ये पाइरुविक एसिड में क्वेश्चन आता है कितने कार्बन होते हैं? तो बोले 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? बोले 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन वाला टूटेगा तो 3 कार्बन वाले 2 अणु बन जाएंगे, यानी ग्लूकोज से क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल। और इस क्रिया को हम क्या बोल देंगे दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूकोज इतना तो टूट गया। अब आगे का जो टूटने की क्रिया है वो क्रेब्स चक्र होगा, जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहां देखिए ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद क्या है? पाइरुविक अम्ल है दोस्तों। उसके बाद में देखिए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है। अभी हमने बात की इस क्वेश्चन में कि क्रेब्स चक्र भी होता है, यानी आगे की क्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी क्रेब्स चक्र पहले तो ऐसे मान लीजिए कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है, हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस क्या, जो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज उसका क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, टूटता है और उससे क्या बनता है? अभी बताया हमने। क्या बनता है दोस्तों? बोले पाइरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पाइरुविक एसिड बनता है। फिर इस पाइरुविक एसिड का क्या होता है? ये पाइरुविक एसिड आगे इससे क्या बनता है? बोले CO2 प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, यानी एनर्जी बनती है। और वो एनर्जी भी किस रूप में बनती है? बोले ATP के रूप में बनती है। इस प्रकार से बनती है और इस क्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों क्रेब्स चक्र। अब देखिए ये क्रेब्स चक्र पूछ रहा है कहां होता है, कहां पर होती है क्रेब्स चक्र की क्रिया? तो क्या कोशिका द्रव्य में होती है? ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है। और केंद्रक के अलावा अगर बात करें तो दोस्तों केंद्रक को
ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक के अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रक के अलावा इसके अंदर एक कोशिकांग और होता है जो ऊर्जा से संबंधित है, और उसका नाम क्या है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको सूत्रकणिका बोलते हैं। तो दोस्तों ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है बोले, ये केंद्रक है, हमें पता है, ये सब चीजें जानते हैं। और ये क्या है दोस्तों? बोले माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के भीतर है। अब हमारा जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर कोशिका द्रव्य में ऐसे प्रवेश करता है और इस ग्लूकोज का अपघटन होता है और यहीं पर इसका पायरुविक एसिड बन जाता है। यानी जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो कहां पर हुई? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो बोले ऑप्शन में देखो, केंद्रक के भीतर भी नहीं हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी नहीं हुई। तो केंद्रक एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हरित लवक, तो बोले हरित लवक यहां दिख नहीं रहा, या फिर अगर पादप कोशिका है और हरित लवक है तो उसमें भी नहीं होगी, तो कहां होगी? ये क्या चीज है? तो बोले दोस्तों ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य में क्रेब्स चक्र की घटना होती है? नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्रेब्स चक्र के लिए है। तो क्रेब्स चक्र की घटना कहां होगी? तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं, यहां पर पायरुविक एसिड बन गया, ये पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और यहां पर इसका अपघटन होता है। तो क्रेब्स चक्र की घटना दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, यानी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। हमने यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है, ठीक है ना। लेकिन यह ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? बोले कोशिका द्रव्य में होती है। अगर क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस के लिए हो तब तो हम बताएंगे कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर क्रेब्स चक्र के लिए हो तब बताएंगे हम इसको कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों यहां पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है वो कहां पर हो रही है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां पर? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में। यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बन रहा है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं, और कहां हो रही है? वो कोशिका द्रव्य में हो रही है। लेकिन ये पायरुविक अम्ल जो है इस ग्लाइकोलाइसिस में बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है। पायरुविक अम्ल कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब्स चक्र कहां हो रहा है दोस्तों? तो बोले क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। किस में हो रहा है क्रेब्स चक्र? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो यहां पर क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही दोस्तों सेम क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? देखते ही बता देंगे कहां पर? कोशिका द्रव्य में। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्र की घटना कहां पर हो रही है? तो क्रेब्स चक्र इसको बोल रहे हैं, ये घटना माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी जो किडनी होता है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? तो बोले ये तो तंत्रिका तंत्र की यूनिट है। किसकी? तंत्रिका तंत्र, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की है। एक्सोन भी आप कह सकते हैं तंत्रिका का भाग है, यानी तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका होती है उसका भाग होता है, नर्व सेल का भाग होता है। नेफ्रॉन है, ये वृक्कों की क्रिया है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्कों की यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। इन्हीं के अंदर छनन होता है और इन्हीं से पूरी किडनी बनी हुई है। तो दोस्तों इसको हम नेफ्रॉन को किडनी की यानी गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर देखिए अपोहन डायलिसिस किससे संबंधित है? तो बोलते हैं डायलिसिस कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डायलिसिस हो रहा है हमारे रिश्तेदार का। तो डायलिसिस का मतलब क्या है दोस्तों? उस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है इसलिए उसके रक्त का छनन नहीं हो रहा है, तो कृत्रिम रूप से एक यंत्र के द्वारा रक्त का छनन होता है। यानी किडनी काम नहीं कर रही है, वृक्क काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? कृत्रिम रूप से उस रक्त का छनन होगा। और उस कृत्रिम रूप से जो छनन हो रहा है, जो काम किडनी करती है वो एक मशीन करती है, उस क्रिया को हम बोलते हैं अपोहन डायलिसिस यानी कृत्रिम छनन। किसका? तो बोले रक्त का, ठीक है ना। तो किडनी की भांति करता है ये काम, इस क्रिया अपोहन क्रिया होती है। अपोहन क्रिया किससे संबंधित हो गई? बोले वृक्कों से संबंधित हो गई दोस्तों। तो यहां फेफड़े तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वृक्कों के अंदर छनन होता है, तो यहां पर अपोहन किससे संबंधित हो गया? किडनी से संबंधित शब्द हो गया। सामान्यतः निषेचन जनरली फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यानी फर्टिलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है? पहले तो ये समझो कि जो नर के अंदर जो शुक्राणु होता है, नर में शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है, और मादा के अंदर क्या होता है? अंडाणु यानी जो ओवम होता है ना। मादा में क्या होता है? ओवम।
इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, यानी इन दोनों का जो संयोजन होता है, इसी संयोजन को यानी इसी फ्यूजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब ये कहां पर होता है? बोले शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोजन है, मिलन है, वो कहां पर होता है? तो जो निषेचन की क्रिया है, यानी ये मान लीजिए ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, इन दोनों का फ्यूजन होगा और इन दोनों के फ्यूजन से फिर एक कोशिका बन जाएगी और इस कोशिका को हम बोल देंगे युग्मनज। क्या बोल देंगे? युग्मनज, यानी जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट बोलेंगे दोस्तों। क्या बोल देंगे? जाइगोट। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। दोनों के संयोजन को क्या बोलते हैं? निषेचन। ये किस जगह होती है? तो बोले जो वेजाइना यानी योनि के थ्रू आप कह सकते हैं शुक्राणु प्रवेश करते हैं, फिर गर्भाशय में जाते हैं, गर्भाशय में जाने के बाद में डिंब वाहिनी यानी ओविडक्ट में जाते हैं और उधर से अंडाशय से ओविडक्ट में क्या आ जाता है? अंडाणु आ जाता है। यानी अंडाशय से तो क्या आएगा? अंडाणु, और शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय से होते डिंब वाहिनी में। तो दोनों कहाँ मिलेंगे? डिंब वाहिनी के अंदर मिलते हैं। दोनों कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? डिंब वाहिनी में। तो निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी में होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। इससे भी बड़ा क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस का प्रयुक्त किस में होता है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो दोस्तों एमनियोसेंटेसिस आप कह सकते हैं कि हमारा जो भ्रूण होता है, यानी मान लीजिए ये गर्भाशय है, ये क्या है? गर्भाशय है, और गर्भाशय के अंदर ये जो भ्रूण है, आप मान लीजिए 2-3 महीने का ही है, ये भ्रूण है वो यहाँ पर इस गर्भाशय की भित्ति से ऐसे जुड़ा होता है। तो अब ये नर है या मादा है, इसका पता कैसे लगेगा? तो बोले आजकल तो अल्ट्रासाउंड से यानी सोनोग्राफी से पता कर लेते हैं, लेकिन एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और इसकी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? बोले इसके चारों तरफ, इस शिशु के चारों तरफ कुछ झिल्लियां हैं। क्या है? इसकी चारों तरफ कुछ झिल्लियां हैं। उन झिल्लियों में जो तरल होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं सिरिंज से। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उस फ्लूइड के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से ये पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण कौन सा है, यानी गुणसूत्रों के स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों भ्रूण के लिंग की जांच में भी ये प्रयुक्त होता है। और साथ में दोस्तों हमने देखा फ्लूइड निकाल के उस फ्लूइड में गुणसूत्रों के माध्यम से पता लगाते हैं। तो गुणसूत्रों का अध्ययन यानी गुणसूत्रों में कोई विकार है उसका भी पता लगाया जा सकता है, यानी आनुवंशिक विकार का, जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच भी हो सकती है। तो दोनों में ये जांच प्रयुक्त होती थी। आजकल इसको बंद कर दिया है। क्योंकि क्यों बंद किया? क्योंकि भ्रूण के लिंग की जांच की वजह से भ्रूण हत्या बढ़ गई, इसलिए ए व ब दोनों आ जाएंगे, यानी इन दोनों क्रियाओं के लिए ये प्रयुक्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? गांव में प्राय देखा होगा माताएं बहनें जब गाय और भैंस का दूध निकालती हैं तो गाय कभी कभी, भैंस कभी कभी अगर नाराज हो जाती है, हालांकि गाय बहुत कम नाराज होती है क्योंकि वो तो माता है ना, लेकिन जो भैंस है वो नाराज हो जाती है। उसको अगर खाना अच्छे से नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगी और दूध नहीं देगी, या फिर किसी और कारण से वो नाराज हो जाती है तो दूध नहीं देंगी। तो माताएं बहनें क्या करती हैं? या तो एक बड़ा सा लठ उठाती हैं और लठ मार के उसका दूध निकाल लेती हैं, लेकिन लठ मारने से दूध भैंस नहीं देने वाली क्योंकि बड़ी चालाक होती है वो। इसलिए क्या है, एक इंजेक्शन आता है, एक हार्मोन का इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में लगा देंगे और फिर भैंस को दूध देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए एक हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, और वो हार्मोन कौन सा है? समझ गए होंगे, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों इस ऑक्सीटोसिन को हम दुग्ध निकासी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध निकासी हार्मोन कहते हैं इसको, यानी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर इन हार्मोन्स की बात करें तो ये तो डायबिटीज से संबंधित है। इंसुलिन किससे संबंधित है? डायबिटीज से, यानी ग्लूकोज का नियमन करता है। हमारे रक्त में ग्लूकोज यानी जो शुगर है ना, उसका नियंत्रण करता है। तो दोस्तों ये तो काम करेगा नहीं, यहां पर काम कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माता हार्मोन है, ये दुग्ध बनाता है, उतारता नहीं है, बनाने का काम करता है। दुग्ध निर्माता यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग। क्या है दोस्तों? मिल्क प्रोड्यूसिंग, यानी प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में, बच्चे की डिलीवरी के बाद में मिल्क निर्माण, दूध का जो संश्लेषण इसी के थ्रू होगा। लेकिन दूध का उतरना, दूध का निकास, दूध का सिक्रेशन जो है वो किससे होगा? ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा। एस्ट्रोजन आप जानते ही हैं, यानी ये नारी हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। ठीक है।
अब इसके बाद में देखिए कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट कहलाता है। तो हमें पता है जब हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाए गले में तो हमारे में एकदम से ऐसी ताकत आ जाती है कि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं खुद ही हूं क्या, यानी इतना तेजी से दौड़ पा रहा हूं क्या। तो दोस्तों हमारी एक ग्रंथि है, उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम है? अधिवृक्क, यानी अधिवृक्क यानी वृक्कों के ऊपर है और इसीलिए इसका नाम अधिवृक्क है और अंग्रेजी में इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। इस एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन बनता है, एड्रिनलिन हार्मोन। क्या बनता है दोस्तों? एड्रिनलिन हार्मोन बनता है। और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या है? बोले कुत्ता पीछे हो गया है तो हमारे लिए तो आपातकाल आ गया है, तो इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, यानी इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोले इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन क्या करेगा? इमरजेंसी में हमें बचाएगा, यानी हमें शक्ति देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एड्रेनलिन तो है ही नहीं, यानी लड़ने या उड़ने के काम आएगा इमरजेंसी में, यानी या तो लड़ लेंगे यानी सामने वाला कमजोर है तो भिड़ लेंगे उससे, और सामने वाला कमजोर नहीं है ताकतवर है तो भाग जाएंगे डर के। तो दोनों में ही ऊर्जा चाहिए भाई। देखो डर के भागने में भी ऊर्जा बहुत चाहिए और लड़ने में भी बहुत ऊर्जा चाहिए। हो सकता है लड़ने से ज्यादा भागने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्योंकि अगर पकड़ लेगा तो वैसे भी मारे जाएंगे। तो दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन है वो लड़ो या उड़ो होता है। एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम है दोस्तों, क्या है दूसरा नाम? बोले एपिनेफ्रिन, इसी का नाम है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन है। इंसुलिन डायबिटीज यानी शुगर से संबंधित है। थायराइड थायरोक्सिन यानी उपापचय से संबंधित हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन दोस्तों। अब देखिए इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहां बनता है? कौन सी ग्रंथि में बनता है? तो एड्रिनलिन ग्रंथि से तो हमने अभी बताया एड्रिनलिन हार्मोन बनता है। कौन सा? एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन हार्मोन। यकृत से कोई हार्मोन नहीं बनता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन बनता है? बोले अग्नाशय से वैसे तो क्या पाचक रस बनता है। क्या बनता है? पाचक रस, यानी इसका जो बहिस्रावी भाग है उससे तो पाचक रस बनता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस। लेकिन इससे हार्मोन भी बनते हैं, हार्मोन भी बनते हैं, और हार्मोन इसके अंतःस्रावी भाग से बनते हैं। अंतःस्रावी भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं बोलते हैं। और इन लैंगरहैंस के द्वीप समूहों से अंतःस्रावी भाग से हार्मोन बनते हैं। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन व ग्लूकागोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं दोस्तों? हमने देखा इंसुलिन व ग्लूकागोन अग्नाशय से स्रावित होते हैं, थायराइड से थायरोक्सिन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अग्नाशय। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और साथ में इन क्वेश्चनों का एवरी ऑप्शन के साथ में जो डिस्कशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इससे आपकी थ्योरी बड़ी ही क्लियर होने वाली है, और क्वेश्चन के साथ में अगर हम थ्योरी को पढ़ेंगे बैक जाके तो वो ज्यादा स्ट्राइक करती है माइंड पे और ज्यादा याद रहती है। तो मैं आपकी मदद के लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।